तो पिछले पार्ट में हमने देखा एक ऐसे हयातो कासुकाबे नाम का एक लड़का अपने दादी के घर आता है, जिसे वहाँ पर कुछ सुंदर लड़कियां मिलती हैं जिनका के नाम ओका माकुजावा, आमी सुरुगा, अकाने होजी, शिरागिकु ओनो और इहो शुकिशिमा होता है। पहले तो हयातो उस कैफे को तोड़कर एक पार्किंग लॉट बनाने का और उन सारी लड़कियों को बाहर निकालने का प्लान करता है और वो लड़कियां भी उसे रोकने के लिए कुछ चालें चलती हैं और इहो तो एक लेवल ऊपर ही चली जाती है क्योंकि वो शिरागिकु को शराब पिलाकर हयातो के रूम में भेज देती है ताकि हयातो उसके साथ कुछ करे और वो उसकी वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर सके। लेकिन आमी आकर उसके सारे प्लान पर ही पानी फेर देती है। फिर अगले दिन एक बिल्डर कैफे को तोड़कर पार्किंग लॉट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेने आता है और उसका असिस्टेंट उस कैफे के साइन बोर्ड को तोड़ देता है, जिसकी वजह से हयातो को याद आता है कि कैसे उसके मॉम डैड के मरने के बाद उसकी दादी ने उसे संभाला और उसे पालने के लिए उसने उस कैफे को बहुत ही प्यार से खोला था, जिसकी वजह से उसके दिल में कैफे को लेकर फीलिंग्स जाग जाती हैं। जिसके बाद वो फैसला लेता है कि वो कैफे को खुद चलाएगा, लेकिन अगर उसे 1 साल में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले तो वो इस कैफे को तोड़ देगा। और वो सारी लड़कियां भी उसके साथ ही घर में रहने के लिए तैयार हो जाती हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। फिर हयातो को उन लड़कियों के साथ रहने में बहुत सी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि ओका और आमी गलती से बाथ में उसके सामने बिना कपड़े के आ जाती हैं और शिरागी को जरा सी शराब या अल्कोहल पीने के बाद बहुत ही बड़ी ठरकी लड़की बन जाती है। फिर कैफे के लिए अकाने उसे कॉफी बनाना सिखाती है, साथ में रिहो उसे समझाती है कि बिजनेस की भलाई के लिए अगर उसे किसी से मदद चाहिए तो उसे उन लोगों से अच्छे से और सर झुका के बात करना सीखना होगा। लेकिन ओका और हयातो आपस में बहुत लड़ते रहते हैं तो रिहो उससे कहती है कि उसे बिजनेस के अच्छे के लिए ओका से दोस्ती करनी ही होगी और ओका भी आगे चलकर एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती होती है, जिसकी वजह से वो कैफे में वेट्रेसेस के लिए यूनिफॉर्म बनाती है और हयातो उसके उन यूनिफॉर्म्स की तारीफ कर देता है, जिसकी वजह से उसकी और ओका की भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि हयातो ने कुछ स्टॉक्स खरीदे होते हैं जो कि बहुत ही तेजी से ऊपर चले जाते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद हमें पता चलता है कि आमे उसके फोन और लैपटॉप के ऊपर डंबल्स गिरा देती है। जिसके बाद शिरागी को आकर उसे बताती है कि उसने जिस कंपनी में स्टॉक्स खरीदे थे वो बैंकरप्ट हो गई है और क्योंकि हयातो अपना लैपटॉप एक्सेस नहीं कर पाता इसलिए उसके वो सारे स्टॉक्स बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। फिर कैफे के खुलने के बाद वहाँ पर कस्टमर्स आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन साथ ही में वहाँ पर वो आदमी भी आता है जिसे हयातो की दादी साचिको ने पैसे उधार लिए थे और वो साचिको से पैसे वापस लेने के लिए उसे बहुत तंग किया करता था। फिर वो हयातो को अपने पास बुलाकर उसकी दादी की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है, जिससे हयातो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और हमें लगता है कि वो उसे मारेगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो उन 5 को रोक लेता है और फिर वो उसे भी वहाँ से बाहर निकाल देता है। इसके 1 हफ्ते के बाद उनके कैफे पर कस्टमर्स आने बिल्कुल ही कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हयातो फैसला लेता है कि वो लोग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में एक स्टॉल खोलेंगे। फिर वो एक स्टॉल खोलते हैं जिसमें आमी बहुत ही जोश में होती है, लेकिन ओका बस सो रही होती है तो आमी उसे जाकर उठाती है और हयातो उसे घर जाने को बोलता है, लेकिन ओका कहती है कि वो मुंह धोकर आती है, पर उसे वहाँ पर 3 लड़के मिलते हैं जो कि उसे छेड़ने लगते हैं। फिर ओका भी उन्हें अपनी स्टॉल पर ले आती है। फिर हयातो उन्हें जाने को बोलता है क्योंकि वो लोग कस्टमर्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं, तो वो लड़का कहता है हम भी कस्टमर्स हैं इसलिए हम भी कॉफी खरीदेंगे। तभी वो फिश शॉप वाला आकर हयातो की मदद करता है क्योंकि हयातो की दादी ने उनकी बहुत मदद की होती है और सभी मिलकर उन्हें वहाँ से जाने को बोलते हैं, जिसकी वजह से वो लोग गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि वो उनकी स्टॉल को ही तोड़ देते हैं और हमें पता चलता है कि वो लड़का असल में उसी आदमी का पोता होता है। लेकिन हयातो इसे हार नहीं मानता और एक फूड कार्ट के जरिए कॉफी बेचना शुरू कर देता है और इहो भी उसकी एडवर्टाइजमेंट करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। लेकिन जब रात में वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो उन्हें वो तीनों वहाँ पर फिर से मिलते हैं और वो लड़का भी गुस्से में आकर हयातो को एक पंच मारता है, लेकिन तभी आमी आकर उन तीनों को ही पीट देती है और फिर हयातो उन्हें ये कहकर डरा देता है कि ओका असल में पहले गैंग लीडर थी और अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो उन्हें मारकर झील में फेंक देगी, जिससे डर कर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर ओका उससे कहते हैं कि उसे ऐसे खुद ही सामने नहीं जाना चाहिए था, उसे ज्यादा चोट भी लग सकती थी। तो हयातो कहता है कि अगर वो साइड हो जाता तो वो लोग उस कार को तोड़ देते, जिसे सुनकर ओका उससे इम्प्रेस सी हो जाती है और इस स्टॉल वाली चीज की वजह से उनके कैफे पर बहुत से कस्टमर्स आने शुरू हो जाते हैं। फिर रिहो वहाँ पर मदद करने के लिए आती है क्योंकि उसे अंदाजा लग चुका था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन हयातो उसे ज्यादा काम करने से मना कर देता है। लेकिन रिहो फिर भी उसकी बात नहीं सुनती और वो जाकर एक लेडी का ऑर्डर लेती है और उसे ऐसे काम करता देखकर हयातो भी हैरान सा हो जाता है। फिर रात में डिनर करते वक्त हयातो कहता है कि वो बहुत ही थक चुका है और रिहो उसे देखकर कहते हैं जिन बच्चों ने कभी काम नहीं किया होता वो इसी तरह के बहाने बनाते हैं। फिर काने उससे कहती है वैसे तुम्हें पता है शायद इतनी ज्यादा मेहनत करना भी ठीक नहीं है, तो रिहो उससे कहती है मेरी चिंता मत करो मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। इसके बाद रात में हयातो बाथरूम के लिए उठता है और वो देखता है कि रिहो के रूम की लाइट ऑन होती है, तो वो अंदर आकर पूछता है कि वो आखिर इतनी देर तक कर क्या रही है। तो रिहो कहती है मैं कैफे के सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए फोटोज चुन रही हूँ और ये भी सोच रही हूँ कि हमें कुछ फ्लायर्स भी प्रिंट
करवा लेने चाहिए और एक शॉप 2600 येन के 1000 फ्लायर्स प्रिंट कर देगी। तो या तो उससे कहता है तुम्हें जो करना है कर लो क्योंकि हम उन्हें कभी भी मार सकते हैं। तो रिहो कहती है हाँ सही कहा, तो ठीक है मैं 1000 ही प्रिंट करवा देती हूँ। फिर वो कैफे के प्रमोशंस के लिए कुछ और बातें करने लगती है और उसकी सारी बातों को सुनकर हयातो कहता है हे आखिर तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, तुम बस एक पार्ट टाइमर हो याद है ना। जिसे सुनकर रिहो को भी वो रियलिटी हिट करती है और फिर वो उदास सी होकर कहती है इस कैफे ने मुझे बचाया है और आज मैं जो भी हूँ वो सब दादी जी की बदौलत ही हूँ, इसलिए मैं इस कैफे को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती हूँ। फिर हयातो उसके पास जाकर कहता है कि वो उसे जितने पैसे दे रहा है उसे उसी हिसाब से ही काम करना चाहिए और ओवर वर्क को छोड़कर बस नॉर्मल काम करना चाहिए। जिसे सुनकर रिहो को अपना पास्ट याद आता है जिसमें एक लेडी उससे कहती है बस भी करो, तुम पैथेटिक दिख रही हो, तुम एक शर्मिंदगी हो। फिर प्रेजेंट टाइम में वो उससे कहती है तो तुम कह रहे हो कि मैं परेशानी खड़ी कर रही हूँ और साथ ही में वो मन में कहती है पर मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी वरना कोई भी मदद नहीं करेगा। फिर वो हयातो से कहती है तो तुम्हें लगता है कि ज्यादा मेहनत करने से मैं पैथेटिक दिखती हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक शर्मिंदगी हूँ, क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं अकेली ही ज्यादा पैसे क्यों कमा रही हूँ। तो हयातो उससे कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र है, इस तरह से तो तुम इस जगह पर एक साल भी नहीं टिकोगी, मैं अभी उतना लायक नहीं हूँ पर मैं इस कैफे को वापस खड़ा कर ही रहूंगा, तो इसलिए तुम अपनी जिंदगी वो करते हुए बिता सकती हो जो कि तुम सच में करना चाहती हो। क्या तुम अपने उन्हीं सपनों के लिए कॉलेज नहीं जा रही हो। जिसे सुनकर रिहो भी चौंक सी जाती है और पास्ट को याद करते हुए जिसमें साचिको उससे कहती है तुम्हें खुद के लिए जीना होगा, अगर कुछ है जो तुम करना चाहती हो तो बेझिझक होके करो और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी, तुम यहाँ रह सकती हो और तुम्हें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर प्रेजेंट टाइम में वो रोने लग जाती है जिसे देखकर हयातो कहता है रो क्यों रही हो, क्या तुम्हारा सच में कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है। तो रिहो कहती है बिल्कुल भी नहीं, बस मेरी आंखें जल रही हैं। और उसकी बातें सुनकर हयातो कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा, तो तुम्हें किसी भी चीज के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। और उसे देखकर रिहो को भी शौक सा लगता है और फिर वो गुस्सा दिखाती हुए कहती है मेरे साथ एक बच्ची के जैसा बर्ताव मत करो, मैं तुमसे 2 साल बड़ी हूँ। इसके बाद हयातो उससे कहता है अब आराम से सो जाओ और उसके जाने के बाद रिहो उसके बारे में सोचती है और कहती है मुझे लगता है जितना मैं सोच रही हूँ वो उससे ज्यादा भरोसेमंद है, तो क्या मैं उस पर जिम्मेदारी छोड़ दूं। इसके बाद अगली सुबह हयातो उन सभी से कहता है कि अब बहुत से कस्टमर्स आ रहे हैं, इसलिए उन्हें इसी मोमेंटम को बनाए रखने के लिए मेन्यू को चेंज करते रहना होगा। फिर अकाने खाना खाकर वहां से जाने लगती है और रिहो उसे गुड लक कहती है। जिसके बाद हयातो पूछता है वो आखिर कहाँ जा रही है। तो रिहो उसे बताती है कि उसका एक बैंड है जिसमें वो गिटार बजाती है और आज उसी का कॉन्सर्ट है, लेकिन अकाने उन्हें अपने कॉन्सर्ट में आने ही नहीं देती और ना ही उन्हें उसके बैंड का नाम बताती है। फिर शिरागिको हयातो को कहते हैं कि कैफे का ओवन टोस्टर सही से नहीं चल रहा, तो हमें उसे रिप्लेस करवा लेना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हयातो टोस्टर ले जा रहा होता है और वो सोचता है कि अब जब वो टाउन के अंदर आ ही चुका है तो क्यों ना वो एक मूवी देख कर आए। और तभी उसके साइड में खड़ी एक लड़की कहती है हाँ अकाने बहुत ही कमाल की है। फिर दूसरी कहती है हाँ वो एक कमाल की सिंगर तो है ही, साथ में वो गिटार भी बहुत ही कमाल का बजाती है। फिर दूसरी कहती है मैं आज के कॉन्सर्ट का इंतजार नहीं कर सकती। इसके बाद हम लोग एक कॉन्सर्ट हॉल को देखते हैं और वहाँ पर अकाने का बैंड ही परफॉर्म कर रहा होता है और हम देखते हैं कि हयातो भी उसी कॉन्सर्ट में होता है। फिर कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद अकाने अपनी साथियों से कहती है तो ठीक है मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मैंने वादा किया हुआ है कि मैं डिनर हमेशा अपनी फैमिली के साथ ही खाऊंगी। फिर अकाने जाने लगती है और तभी हयातो उसे बुलाकर कहता है हे मेरे साथ डिनर का सामान लेने चलो। और उसे देखकर अकाने को भी शौक लगता है और वो शर्माई हुई कहती है तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो। तो हयातो कहता है मैं एक टोस्टर ओवन लेने आया था और फ्री टाइम को देखते हुए मैंने एक मूवी देखने का सोचा, लेकिन कोई भी अच्छी मूवी लगी ही नहीं थी, इसलिए मैंने एक इंडी बैंड को सुनने का फैसला किया जिसका मैंने आज तक नाम भी नहीं सुना था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो तुम्हारा बैंड निकलेगा। और अकाने अभी तक शौक में ही खड़ी होती है। फिर हयातो कहता है चलो हमें घर जल्दी वापस जाना होगा वरना आमी भूखी मर जाएगी। और फिर अकाने उसके साथ चलती हुई कहती है रुको हयातो क्या तुमने शो देखा। तो हयातो कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने उसके पैसे जो दिए थे और मैं हैरान हूँ कि तुम अपने गाने काफी दिल की गहराइयों से लिखती हो। मैंने जब वो लिरिक्स सुने तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वो तुमने लिखे हैं। जिसे सुनकर अकाने कहती है हे भगवान मुझे मार ही डालो। तो हयातो कहता है पर क्यों, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा। तो शर्माई हुई अकाने कहती है मुंह बंद करो और मुझसे बात मत करो। फिर हयातो कहता है तुम्हें शायद समझ में नहीं आया और चिंता मत करो मैं इसके बारे में बाकियों को नहीं बताऊंगा। जिसे सुनकर अकाने पूछती है क्या सच में। तो हयातो कहता है मैंने कहा ना कि मैं नहीं बताऊंगा। फिर अकाने पूछती है वो तो ठीक है पर तुम आखिर इतने खुश क्यों लग रहे हो। तो हयातो कहता है वो असल में मुझे तुम्हारी टांग खींचने के ज्यादा मौके नहीं मिलते। फिर अकाने कहते हैं मुझे तुमसे नफरत है और इधर रिहो कहती है आमी फिर से मरने के कगार पर आ चुकी है। फिर ओका कहती
कहती है ये वो बैटरी सेवर मोड है जिसमें वो तब जाती है जब उसका चार्ज 20% से कम होता है। इधर हियातो पूछता है तुम इसके बारे में उनको क्यों नहीं बताना चाहती, क्योंकि सभी तुम्हारा शो देखने के लिए कितनी बेताब हैं। तो अकाने कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उनके सामने परफॉर्म करने में मुझे शर्म आएगी। तो हियातो पूछता है क्या सच में? तो अकाने कहती है हाँ बिल्कुल। फिर हियातो कहता है वैसे एक सपने का सच होना सच में बहुत ही अच्छा होता है। तो अकाने कहती है ये इतनी भी कोई खास चीज नहीं है, मैंने बस बैंड मजे के लिए ज्वाइन किया है ताकि मेरा टाइम पास हो पाए, और हाँ मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि मेरा कोई भी सपना नहीं है। तो हियातो जरा सा रुक कर कहता है तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि जो म्यूजिक को सीरियसली नहीं लेता वो कभी भी अपने गानों से लोगों के दिलों को खुश नहीं कर सकता, और क्योंकि तुम्हारे गानों ने मेरे दिल को खुश कर दिया था इसलिए ही तो मैंने तुम्हारे गानों की सीडी खरीदी। जिसे सुनकर अकाने कहते तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं। तो हियातो कहता है बेवकूफ मत बनो, तुम्हें कैफे के हालात अच्छे से पता है और इसीलिए मुझे बताओ कि मैं किसी ऐसी चीज पर पैसे क्यों खराब करूंगा जिसका कोई मतलब ही नहीं है। जिसे सुनकर अकाने मुस्कुराकर कहती है अच्छा, तो फिर ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। फिर हियातो कहता है पर तुम्हारे बैंड के नाम का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है और मुझे लगता है मुशी मुस्टैश गर्ल्स जैसा नाम बढ़िया होगा। तो अकाने कहती है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। इसके एक हफ्ते के बाद हम देखते हैं कि वो सभी की सभी घर पर होती हैं और हियातो भी कॉफी फिल्टर्स और बाकी का सामान लेने गया होता है। फिर शिरागिकु वहाँ पर कल का बचा हुआ चीज केक लेकर आती है। फिर रिहो कहती है हमें कैफे को फिर से खोले हुए 1.5 महीना हो चुका है और मुझे खुशी है कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। फिर शिरागिकु कहती है जब हियातो ने हमें पहली बार घर से जाने को बोला था तो मैं बहुत ही डर गई थी। फिर ओका कहती है वैसे मुझे लगता है कि वो अपने हिसाब से एक अच्छा ओनर बनने की पूरी कोशिश कर रहा है, और साथ में अकाने कहती है पर फिर भी उसे अपनी कॉफी पर और काम करने की जरूरत है। फिर रिहो कहती है वैसे तुम्हें पता है हियातो सच में बहुत ही अजीब है। तो ओका पूछती है लेकिन क्यों? फिर रिहो कहती है मेरा मतलब वो 5 इतनी क्यूट लड़कियों के साथ रह रहा है लेकिन फिर भी उसने किसी के साथ जरा सा भी फ्लर्ट नहीं किया। तो शिरागिकु कहती है मुझे लगता है कि अभी उसका सारा ध्यान बस कैफे पर ही है। फिर ओका कहती है पर उसने मुझे बिना कपड़ों के देखा है। फिर रिहो कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हारी ही गलती थी जो कि तुम लाइट होने के बावजूद भी अंदर चली गई? तभी आमी कहती है योर ऑनर उसने मुझे भी बिना कपड़ों के देखा है। तो रिहो कहती है वो इसलिए क्योंकि तुम बात इन यूज का साइन इग्नोर कर अंदर चली गई थी। जिसे सुनकर आमी मुंह फुला लेती है और शिरागिकु कहती है मुझे इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता लेकिन हियातो आखिर में है तो एक लड़का ही ना, अगर कोई भी लड़की उसे सेड्यूस कर उसके पास जाएगी तो वो भी उस पर टूट ही पड़ेगा। और ये बात सुनकर सभी चुपचाप होकर उसकी ओर देखने लगती हैं और उसका हियातो के साथ हुआ इंटरेक्शन याद करती हैं। फिर ओका कहती है मुझे लगता है कि हम सभी ठीक रहेंगी। तो अकाने कहती है सही कहा। फिर रिहो कहती है ऐसा कभी नहीं होगा। जिसे सुनकर शिरागिकु भी कंफ्यूज सी होकर पूछती है क्या सच में? फिर अकाने कहती है हे क्या मैं एक बिल्कुल ही अनरिलेटेड टॉपिक ला सकती हूँ? मेरी दोस्त का बैंड अपना नाम बदलने का सोच रहा है और तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? तो रिहो पूछती है वो कौन सा नाम रखने का सोच रहे हैं? तो अकाने कहती है मुशी मुस्टैश गर्ल्स। जिसे सुनकर वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है और उसके बाद ओका कहती है मुझे नहीं पता, और रिहो कहती है मुझे लगता है कि याद करने में आसान रहेगा। फिर आमी पूछती है तुम्हारा मतलब? बिल्कुल इसके जैसा। फिर अकाने कहती है तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि अभी का नाम ही ठीक है। इसके बाद रिहो कहती है वैसे तुम्हें पता है ना कि उसने कहा है कि अगर हमें 1 साल के अंदर अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले तो वो इस काम को छोड़ देगा और इस कैफे को भी तोड़ देगा। पर तुम्हें क्या लगता है कि अगर कैफे ऐसे ही चलता रहा तो वो आगे क्या करेगा? तो ओका कहती है मुझे नहीं पता, और ऐसा भी नहीं है कि हम हमेशा के लिए यहीं पर रह सकते हैं। फिर शिरागिकु कहती है मुझे लगता है कि वो नए पार्ट टाइम वर्कर्स को हायर करेगा या फिर शादी करेगा और अपनी बीवी के साथ, और तभी ही उन सभी को ही एक शौक लगता है। और फिर रिहो कहती है क्या शादी? आखिर हियातो से कौन शादी करेगा? फिर ओका कहती है मैं तो उस जैसे आदमी से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकती। तो रिहो कहते हैं बिल्कुल मैं भी नहीं, क्योंकि उसे अपने बड़ों की जरा सी भी इज्जत नहीं करनी आती। फिर शिरागिकु कहती है मैंने इसके बारे में कभी सोचा तो नहीं, पर साथ ही में आमी कहती है वैसे मुझे हियातो पसंद है, वो कभी कभी मेरे साथ खेलता भी है और वो मेरे साथ अपना खाना भी बांट कर खाता है। तो रिहो कहती है तुम बिल्कुल एक कुत्ते की तरह सोचती हो, और ओका कहती है क्या हियातो इसे एक पेट की तरह समझता है? फिर रिहो कहती है मुझे नहीं लगता कि उसकी कभी शादी हो भी पाएगी। तभी अकाने कहती है शायद मैं उससे शादी कर सकती हूँ। जिसे सुनकर सभी को ही शौक लगता है, लेकिन तभी अकाने कहते हैं कि मैं मजाक कर रही हूँ। फिर ओका पूछती है रुको कौन सा वाला? आखिर तुम कौन से वाले हिस्से में मजाक कर रही थी? फिर रिहो पूछती है तुम आखिर इस टाइप के जोक्स कब से मारने लग गई? तो अकाने पूछती है क्यों, क्या सरप्राइज हो गई? फिर ओका पूछती है पर बताओ तो सही कौन सी वाली बात मजाक में बोली थी? तभी आमी कहती है वैसे अगर मैं बताऊं तो मैं किसी दिन हियाची के साथ मिलकर इस टाउन की रक्षा करूंगी। जब अगली बार कोई भी बुरा इंसान हमला करेगा तो मैं। और तभी हियातो कहता है हे तुम सभी, मैं केक लेकर आया हूँ। पर तभी आमी आकर उसे सीधा
एक हेडबट मारती है और उससे वो सभी ही चुप हो जाती हैं और आमी भी शौक सी हो जाती है। फिर हियातो पूरे गुस्से में उसकी ओर देखता है, जिसे देखकर आमी भी डर जाती है और उसे शांत करने के लिए वो कहती है, हे कम ऑन, इतना डरावना चेहरा मत बनाओ, क्या इन दोनों के बीच में अपना चेहरा रखना चाहोगे? लेकिन उससे हियातो और भी गुस्से में आ जाता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। इसके कुछ दिनों के बाद जब रिहो कॉलेज से घर आती है तो उसे घर पर कोई भी नहीं मिलता। फिर वो सभी को ढूंढने लगती है और तभी उसे हियातो और शिरागिको की बातें सुनने को मिलती हैं, जिसमें हियातो कहता है, ये मेरा पहली बार है तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। तो शिरागिको कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि कैसे करते हैं। तो हियातो कहता है, ओ शुक्रिया। फिर शिरागिको कहती है, पहले तुम इसे इनके बीच में डालो। और उसे रिहो को भी शौक लगता है और वो सोचती है कि वो लोग शायद सेक्स कर रहे हैं। और फिर वो गुस्से में दरवाजे को खोलकर कहती है, एक्सक्यूज मी, आखिर तुम लोग इसको कहाँ पर डाल रहे हो? पर तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर एक सैंडविच पड़ा होता है, जिसके साथ ही रिहो भी शौक सी होकर पूरी की पूरी बात को ही चेंज कर देती है। फिर शिरागिको उसे वेलकम बैक कहती है। इसके बाद रिहो एप्रन पहनकर कहती है, तो ठीक है हियातो कीकू और मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाएंगे। तो हियातो कहता है, एक्चुअली अकेली शिरागिको ही ठीक है, क्योंकि हम लोग बस सैंडविचेस ही बना रहे हैं। तो रिहो कहती है, क्या तुम इसे एक सैंडविच कहते हो? ये तो सरासर खाने की बर्बादी है। तो हियातो कहता है, मुंह बंद रखो, मैं इसे खुद ही खाने वाला हूँ, ठीक है? फिर शिरागिको कहती है, और हियातो खुद से बनाना सीख रहा है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुम कितने मोटिवेटेड हो। जिसे सुनकर हियातो शर्मा कर कहता है, क्या सच में? और रिहो उसे देखकर मन में कहती है, आखिर वो इतनी छोटी सी तारीफ से इतना खुश क्यों हो रहा है? फिर वो उसे कहती है, वो सही है, मैं भी एग्री करती हूँ कि कैफे के ओनर को ऐसा ही एटीट्यूड रखना चाहिए। तभी हियातो उसके सर पर हाथ रखकर पूछता है, क्या सच में? और तुम्हारा भी शुक्रिया। जिसकी वजह से रिहो खुश हो जाती है, लेकिन तभी वो होश में आती है और कहती है, हे मुझे ऐसे टच मत करो जैसे कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और शिरागिको भी उन दोनों को लड़ते हुए देख रही होती है। इधर आमी अपनी इमेजिनेशन वाली प्रैक्टिस कर रही होती है और उसमें वो एक हाडोकेन नाम का मूव ट्राई करती है, जिसे देखकर ओका भी शौक में होती है। और आमी पूछती है, क्या हाडोकेन बाहर आया? जिसे देखकर ओका भी शौक में होती है। इधर शिरागिको हियातो को सैंडविच बनाना सिखा रही होती है और वो दोनों बहुत ही खुशी से एक साथ काम कर रहे होते हैं। और उन्हें ऐसे देखकर रिहो पूरी तरह से चिढ़ जाती है और फिर वो उन दोनों को एक दूसरे से दूर कर देती है और बताती है कि उन्हें इस पुराने सैंडविच की जगह एक मॉडर्न सैंडविच बनाना चाहिए। और फिर वो दोनों ही इस बात पर बहस करने लगती हैं कि मॉडर्न सैंडविच ज्यादा अच्छा है या साचिको का पुराना वाला। तभी हियातो कहता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता, वो बस उसे बनाना सिखा दें। जिसे सुनकर रिहो पूरे गुस्से में उससे पूछती है, तुम ओनर हो तो तुम्हें कौन सा वाला ज्यादा पसंद है? तो हियातो कहता है, वैसे मेरे हिसाब से दादी वाला मेन्यू जरा सा ओल्ड फैशन्ड है। जिसे सुनकर शिरागिको को भी शौक लगता है और वो कहती है, आखिर तुम ये दादी जी की पिक्चर के सामने कैसे कह सकते हो? तो हियातो कहता है, आसानी से, और सच तो ये है कि मैं उन्हें ये चीज बचपन से कहता आ रहा हूँ। फिर शिरागिको उससे कहते हैं, तुमने कभी भी दादी जी के हाथ का बना हुआ टोस्ट सैंडविच नहीं खाया है, तो आज मैं तुम्हें एक बनाकर खिलाऊंगी। फिर रिहो कहती है, तो मैं भी तुम्हें अपना वो ट्रेंडी सैंडविच बनाकर खिलाऊंगी। और इससे उन दोनों की बैटल शुरू हो जाती है। इधर अकाने अपनी साथियों से बैंड का नाम मुशी मुस्टैश गर्ल्स रखने को कहती है, लेकिन वो दोनों इसके लिए बिल्कुल भी नहीं मानती। और तभी ही अकाने का फोन बजता है। इधर वो दोनों अपना अपना वाला सैंडविच बनाकर हियातो के सामने रखती हैं, लेकिन हियातो सिर्फ अपना बनाया हुआ सैंडविच ही खा रहा होता है और वो दोनों उसे उनके बनाए हुए सैंडविच को टेस्ट करने को बोलने लगती हैं। तो हियातो भी उन दोनों सैंडविचेस को देखता है और फिर कहता है, मेरा पेट भर गया है। जिसे सुनकर वो दोनों उससे कहते हैं कि वो उसे जरा सा तो ट्राई करे। तो हियातो कहता है, नहीं, मैं सच में नहीं खा सकता, तुम्हें बाकी तीनों से पूछ लेना चाहिए कि किसको कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लगा, और मैं जरा सा आराम करने जा रहा हूँ। फिर रिहो मन में कहती है, मैं चाहती थी कि हियातो मुझसे कहे। फिर शिरागिको मन में कहती है कि उसे मेरा वाला ज्यादा पसंद आया। इधर बेड पर लेटा हुआ हियातो कहता है, अगर मुझे उनमें से एक चुनना पड़ता तो दूसरी वाली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती। फिर रात में हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे के सैंडविचेस की तारीफ कर रही होती हैं। इसके कुछ दिनों के बाद हम लोग आमी को शांत बैठा देखते हैं और ओका हियातो के पास आकर कहती है कि आमी बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही है, जैसे कि वो सीढ़ियों से आराम से नीचे चलकर आई, उसने खाना भी बहुत ही आराम से खाया और उसने कल की अपनी शिफ्ट में एक भी गलत ऑर्डर नहीं दिया। तो हियातो कहता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। फिर ओका कहती है, वही तो बात है, क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा कि आमी बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह बर्ताव कर रही है? फिर हियातो कहता है, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही मतलबी बन रही हो। जिसे सुनकर ओका गुस्से में कहती, आखिर में मतलबी कैसे हुई? असल में तुम्हें उस लैपटॉप पर सारा दिन बैठना बंद करना होगा। तो हियातो कहता है, पर मैंने ये नया वाला बड़ी मुश्किल से लिया है, इसलिए मुझे इसे अच्छे से सेट करना होगा। फिर ओका कहती, ये वाला भी जल्दी ही टूट जाएगा। तो हियातो कहता है, मुंह बंद रखो। इसके बाद रात में आमी हियातो से कहती है कि वो जल्दी जा सकता है और वो बाकी का काम अकेली कर लेगी। जिसे देखकर हियातो मन में कहता है, वो सच में बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही है। आमतौर पर वो सारा
काम मुझ पर ही छोड़कर भाग जाती थी। फिर वो कहता है, हे अकाने, क्या आमी के साथ कुछ हुआ है? तो अकाने कहती है शायद वो अपनी कराटे प्रैक्टिस में हार गई थी। वो एक दूसरे फाइटर से सिर्फ एक ही वार में हार गई, जो कि किक्स मारने में बहुत ही माहिर था। जिसे सुनकर हियातो मन में कहता है, अब समझा, वो एक छोटे से तालाब की बड़ी सी मछली थी जिसने कि अभी अभी समुद्र को खोजा है। इसके बाद हियातो से इसके बारे में बात करता है और आमी बताती है कि वो एक ऐसे फाइटर से हारी जिसने कि ओलंपिक्स में जापान को रिप्रेजेंट किया था और वो उसकी खुद की गलती की वजह से हारी है। और उसके कोच ने तो उसे ये तक कह दिया था कि तुम भले ही कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन कुछ चीजें नामुमकिन ही होती हैं और कुछ दीवारें हैं जिन्हें कि मैं कभी भी पार नहीं कर सकती, इसलिए मुझे हार मान लेनी चाहिए। फिर ओका कहती है, वो आखिर ऐसा कैसे कह सकता है? उसे ये तो पता होना चाहिए ना कि अगर तुम कड़ी मेहनत करो तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। तभी हियातो कहता है, उससे गैर जिम्मेदाराना सलाह मत दो। हर इंसान के हिसाब से टैलेंट अलग अलग होता है और कुछ चीजें हैं जो कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी हासिल नहीं की जा सकती। सभी लोग जैसे जैसे जिंदगी जीते हैं उन्हें वैसे वैसे ही चीज का एहसास होता है और उस बार वो वक्त था कि आमी उस चीज को जाने। और वैसे मुझे लगता है कि तुम कम टैलेंट की वजह से नहीं हारी, तुम बहुत ही सीधी सादी लड़की हो। तुमने पक्का सिर्फ एक ही टेक्निक पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर लिया होगा। जब तुमने उन कमीनों को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में हराया था तब तुम सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी, और वो इसलिए क्योंकि उस वक्त तुम्हारा गोल जीतने का था। जिसे सुनकर आमी भी चौंक सी जाती है। फिर ओका उसके पास आकर कहती है, अब चलो खुश हो भी जाओ, मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता पर तुम वही करो जो तुम कर सकती हो। जिसे सुनकर आमी मुस्कुराकर उस डंबल को पकड़कर कहती है, हाँ तुम सही हो, मुझे हाडोकैन से इतना ऑब्सेस होने की जरूरत नहीं। जिसे सुनकर हियातो भी कंफ्यूज सा हो जाता है। फिर ओका भी चौंक कर कहती है, आमी अब ये मत कहना कि तुमने मैच के अंदर उसका। तो आमी कहती है, हाँ मुझे सच में लगा था कि मैं वो कर सकती हूँ, पर जब मैंने ट्राई किया तो उसी वक्त मुझे एक एक्स किक पड़ी जिससे मेरा कोच मुझ पर बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा, क्या तुम्हें सच में लगा था कि ऐसा कुछ काम भी करेगा? तो ओका कहती है, उसका गुस्सा होना जायज भी है। फिर हियातो उससे कहता है, हे अब वो पहले की तरह हो गई है। और आमी कहती है, लगता है कि वो सच में काम नहीं करने वाला था और मुझे ये बात पहले से ही पता थी। और तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है कि मैं फिर से अपना वर्कआउट शुरू कर सकती हूँ। फिर वो अपना मूव ट्राई करने लगती है, लेकिन तभी उसके हाथ से उसका डंबल छूट जाता है और वो सीधा जाकर फिर से हियातो के लैपटॉप पर गिरता है, जिसे देखकर वो सभी ही शॉक हो जाते हैं। फिर हियातो खड़ा होता है और उसके पास जाकर एक शैतान वाला रूप ले लेता है और आमी उससे कहती है, चलो भी इतना डरावना चेहरा मत बनाओ, क्या इन्हें दबाना चाहते हो? तो हियातो उन्हें जोर जोर से दबाने लग जाता है। फिर आगे कहता है, ये कैसा रहेगा? जिसके साथ ही वो उसे बेड पर मारता है और वो एक राक्षस के जैसा दिख रहा होता है, जिससे डरकर ओका के हाथ से भी वो डंबल छूट जाता है, जो कि सीधा हियातो के फोन पर गिरता है। जिसके बाद हियातो भी उसकी ओर देखता है और फिर वो ओका के बूब्स को दबाने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। और रिहो कहती है, वो फिर से चिल्ला रहे हैं। और इधर बेड पर लेटी हुई आमी कहती है, मैं अब फिर से वैसा काम कभी नहीं करूंगी। जिसके बाद एक टेक्स्ट में लिखा आता है कि वो थोड़ी सी तो बड़ी हुई है। इसके बाद अगले दिन हियातो शिराकिको को एक ऑर्डर बताता है, लेकिन शिराकिको का ध्यान ही नहीं होता। फिर हियातो उसके पास जाने लगता है, जिसे देखकर शिराकिको भी घबरा सी जाती है। लेकिन तभी एक आवाज आती है और हम देखते हैं कि आमी नीचे गिर चुकी होती है और इतने सारे कस्टमर्स होने की वजह से हियातो रिहो को बुलाने जाता है। तो रिहो नीचे के रूम से बाहर निकल कर कहती, चिल्लाओ मत और आराम से बताओ कि क्या चाहिए। फिर हियातो से कहता है कि वो कैफे में आकर मदद करे, लेकिन रिहो सरासर मना कर देती है और कहती है, ये मेरी शिफ्ट नहीं है और तुम्ही ने तो कहा था कि मुझे ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। तो हियातो कहता है, तुमने सही कहा, तो मैं ओका या काने को लेकर जाता हूँ। फिर वो दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन रिहो उसे रोक देती है। पर हियातो जबरदस्ती उसे खोल कर कहता है, हे क्या कोई शॉप पर मदद। लेकिन तभी उसे एक शौक सा लगता है, क्योंकि उसके सामने ओका और अकाने कपड़े बदल रही होती हैं। फिर ओका गुस्से में कहती है, आखिर तुम कब तक हमें ऐसे ही घूरते रहोगे? जिसके साथ ही वो उसके मुंह पर चप्पल मारती है। फिर रिहो उसके पास आकर कहती है, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था। और फिर हियातो कहता है, तो जब तुम्हारा ये हो जाए तो कैफे में आ जाना। तो ओका कहती है, अगर मन किया तो आ जाएंगे। जिसके साथ ही वो दरवाजे को बंद कर लेती है। इसके बाद रात में हियातो कैफे में अकेला रह गया होता है और वो कह रहा होता है कि आज सभी मुझे अकेला छोड़कर चली गईं। मुझे पता है कि अभी कैफे काफी अच्छा चल रहा है, पर वो सभी पिछले कुछ वक्त से बहुत काम चोरी कर रही हैं। फिर वो एकदम से चौंक कर कहता है, रुको, नहीं, ये सही नहीं है, जरा इसे सोच कर देखो। ओका और अकाने की आज कोई शिफ्ट नहीं थी, पर फिर भी मैंने उन्हें नीचे आकर मदद करने को बोला और मैंने खुद ही रिहो से कहा था कि मैं उसे जितनी सैलरी देता हूँ उसे उससे ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। और अगले दिन की प्रेपरेशन वाले काम में शिरागिको ने खुद मेरी मदद करना शुरू की थी। और आमी का एक क्लब है, लेकिन फिर भी मैं उसे जबरदस्ती वीक डेज पर बुलाता हूँ, तो क्या मैं सेल्फिश हो रहा हूँ? तभी वो चौंक कर पास्ट को याद करता है, जिसमें साचिको उससे
कहती है चलो भी हम एक फैमिली हैं, तो इसलिए जब कैफे बिजी होता है तो कम से कम तब तो मेरी मदद कर दिया करो। तो हियातो कहता है ठीक है बुढ़िया, लो पकड़ाओ। फिर प्रेजेंट टाइम में वो कहता है वो सभी पार्ट टाइमर्स हैं और मैं उनका एम्प्लॉयर हूँ। जब हम लोग एक फैमिली की तरह प्रिटेंड कर रहे थे तो मैं ये बात भूल ही गया था और उन पर कुछ ज्यादा ही निर्भर रहने लगा। वो सभी मेरे लिए बस स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबी हैं। मेरी अब कोई भी फैमिली नहीं है। हम लोग ऐसे ही इस बात को अनदेखा करते हुए नहीं रह सकते। मुझे उन्हें ये साफ साफ बताना होगा कि हम सभी एक दूसरे के लिए पूरी तरह से अजनबी हैं और ये हम सभी के लिए ही बेहतर होगा। फिर वो दरवाजा खोलकर कहता है हे तुम लोग, लेकिन तभी वो पार्टी पूपर्स फोड़ कर कहती हैं मास्टर कैफे को 2 महीने तक सक्सेसफुली चलाने के लिए कांग्रेचुलेशंस। जिसे देखकर हियातो भी शौक में होता है और फिर वो पूछता है मुझे बताओ कि ये सब क्या है। तो आमी कहती है तुम्हें कैफे ओनर बने हुए 2 महीने हो गए हैं, इसलिए हम उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर हियातो कहता है क्या 2 महीने, ये इतना भी इंप्रेसिव नंबर नहीं है। फिर अकाने कहती है रिहो ने सरप्राइज पार्टी का आइडिया दिया था। जिसे सुनकर हियातो पूछता है आखिर तुम सबने ये कब किया। तो अकाने कहते हैं उस वक्त जब तुम रूम में जबरदस्ती घुस रहे थे। फिर हम पास का वो वाला सीन देखते हैं जिसमें हियातो रिहो को कैफे में मदद करने के लिए बुलाने आता है और उस वक्त वो सभी डेकोरेशन का सामान तैयार कर रही होती हैं और हियातो की आवाज सुनकर वो घबरा जाती हैं। साथ में रिहो कहती है तुम दोनों अपने कपड़े उतारना शुरू करो। फिर प्रेजेंट टाइम में रिहो कहते हैं तो मैंने उनसे वैसा करने को कहा क्योंकि हमारी रिसर्च हमें ये सिखाती है कि पैंटीज तुम्हारी कमजोरी है। फिर शिरेकी को कहती है और माफ करना कि मैंने कल की प्रेपरेशन में तुम्हारी मदद नहीं की क्योंकि मैं पार्टी के लिए खाना बना रही थी। फिर हियातो खाने को देखकर कहता है लाजवाब, ये सब कितना फैंसी लग रहा है। फिर रिहो कहती है और इसका खर्चा हम सभी ने अपनी सैलरी में से किया है। फिर शिरेकी को कहती है मैं उस वक्त केक के लिए टेक्स्ट प्लेट बना रही थी और तब मैं भी घबरा गई थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हें पता चल जाएगा, पर आमी ने तुम्हारा ध्यान खींचकर मुझे बचा लिया। फिर रिहो कहती है वैसे हम सभी तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। 1 2 फिर सभी एक साथ कहती है एक ऐसी जगह बनाने का शुक्रिया जहाँ पर हमारी फैमिली एक साथ रह सकती है। और ये सुनकर हियातो भी चौंक सा जाता है। फिर रिहो कहती है कि तुम अपनी बड़ी बहन पर डिपेंड रह सकते हो और माफ करना कि मैं थोड़ी मतलबी हो गई थी। फिर ओका कहती है मैं तुम्हें बता दूं कि वो बस एक इत्तेफाक था कि हमारी पहली मुलाकात वाले दिन मैं पैंटीज में थी। फिर अकाने कहती है मुझे पता है कि मैं वीक डेज पर आमी पर सारा काम छोड़ देती हूँ क्योंकि उस दिन मेरी बैंड की प्रैक्टिस होती है। तो आमी कहती है मुझे वीक डेज पर काम करने में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मेरी चिंता मत करो हियाची। फिर शिरागी को कहती है और ऐसी सैड चीजें मत बोलो कि हम स्ट्रेंजर्स हैं या एक प्रिटेंडेड फैमिली यानी कि फैमिली बनने का नाटक कर रहे हैं, हम तुम्हारी फैमिली हैं हियातो। जिसे सुनकर हियातो कहता है तो तुम लोग चोरी चुपके मेरी खुद से की हुई बातें सुन रही थी ना। जिसे सुनकर सभी शौक हो जाती हैं। तभी आमी उसके पास आकर कहती है आराम से हियाची, आदमी कभी भी दूसरों को उन्हें रोते हुए नहीं देखने देते। तो हियातो गुस्से में कहता है मैं रो नहीं रहा और आखिर तुम लोगों ने कितना सुना था। तो रिहो कहती है सारा। साथ ही में आमी कहती है चलो उसे भूल जाओ और खाना शुरू करो क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। और अकाने उन सभी को देख रही होती है लेकिन तभी उसे एक फोन आता है। फिर वो देखती है कि वो उसकी मॉम का होता है। जिसके बाद वो बाहर जाकर कहती है काफी वक्त बाद बात कर रहे हैं और हाँ मुझे पता है मॉम। फिर वो फोन को कट करती है और उन सभी की ओर देखती है। फिर हम देखते हैं कि अकाने पूरी तरह से उदास खड़ी होती है। इसके बाद अगले दिन ब्रेकफास्ट करने के बाद अकाने शिराकिको को बताती है कि उसने बहुत अच्छा खाना बनाया था। जिसे सुनकर शिराकिको भी चौंक सी जाती है। फिर वो आमी के पास आती है जो कि अपने बूब्स को हिला रही होती है और अकाने उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो आमी बताती है कि हियातो ने उसके बूब्स बहुत जोर से दबा दिए थे इसलिए वो अब बहुत ही दर्द कर रहे हैं। तो हियातो अकाने को बताता है कि उसने वैसा क्यों किया। फिर अकाने आमी से कहते हैं कि उसे घर में डंबल्स के साथ नहीं खेलना चाहिए, इससे किसी को चोट आ सकती है। और उसके बाद वो हियातो से कहती है अगर तुम्हें बूब्स दबाने ही थे तो अच्छे से दबाने चाहिए थे। और हियातो भी उसके इस बर्ताव को देखकर हैरान सा होता है। इसके बाद कैफे में रिहो उसके पास एक ऑर्डर लेकर आती है तो काने उसकी भी तारीफ में कहती है कि वो अकेले ही इतने सारे कस्टमर्स को संभाल लेती है जिससे उन्हें बहुत ही मदद मिल रही है। और ये सुनकर रिहो भी उससे कहते ये तो बहुत ही रेयर बात है क्योंकि तुम कभी भी किसी को कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देती। फिर ओका आकर कहती है कि सच में कस्टमर्स बहुत ज्यादा आने लगे हैं। जिसे सुनकर अकाने भी उसकी तारीफ में कहती है कि ये सब तुम्हारी उन क्यूट यूनिफॉर्म्स की बदौलत ही हुआ है। और हियातो भी अकाने में आए इस बदलाव को नोटिस करता है। फिर रात में वो हियातो के पास आकर कहती है तुम अभी भी इसे रोज ही करते हो और ये देखकर मैं इंप्रेस हुई। तो हियातो उससे कहता है कि सीजन के हिसाब से लोगों का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। जिसे सुनकर अकाने को साचिको की बात याद आती है जो उससे कहती है मैं एक दिन पहले अपने फ्लेवर को हमेशा चेक करती हूँ ताकि ये पक्का कर सकूं कि कॉफी का टेस्ट हमेशा सेम ही रहे। फिर प्रेजेंट टाइम में अकाने हियातो से कहती है कि उसकी आदतें सच में उसकी दादी की जैसी ही हैं। तभी हियातो पूछता है क्या तुम जॉब छोड़ने का सोच रही हो। जिसे सुनकर अकाने को भी शौक लगता है और वो पूछती है और आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता
लगता है। तो हियातो कहता है कोई रीजन नहीं, बस एक अंदाजा था, तुम सभी को कॉम्प्लीमेंट्स दे रही हो और ये तुम्हारा नेचर बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही क्रीपी लग रहा था, इसलिए मैंने कारण जानने की कोशिश की और तुम्हारे रिएक्शन को देखकर लगता है कि मैं सही हूँ। तो क्या तुम घर छोड़कर जा रही हो? फिर अकाने मुस्कुरा कर कहती है फैमिली के हालातों की वजह से मैं सोच रही हूँ कि इस वीकेंड यहाँ से चली जाऊँ। तो हियातो ठीक है कहता है। फिर अकाने कहती है तुम्हारा मुझ पर कर्ज है और क्योंकि ये मेरा आखिरी हफ्ता है तो क्या मेरे वालों को दबाना चाहोगे? जिसके बाद वहाँ पर एक ऑकवर्ड साइलेंस हो जाती है और फिर अकाने कहती है मैं मजाक कर रही थी। तो हियातो कहता है अगर इसे कहने में इतनी ही शर्म आ रही है तो तुम्हें ये बोलना ही नहीं चाहिए और क्या तुम अपने बैंड को भी छोड़ रही हो? जिससे सुनकर अकाने को फिर से शौक लगता है। फिर हियातो आगे कहता है इन बूब्स को साइड रखो और अगर लगता है कि मेरा तुम पर कर्ज है तो मैं चाहता हूँ कि तुम कल मेरे साथ डेट पर चलो। और हम देखते हैं कि आमी खड़ी उनकी बातें सुन रही होती है। फिर अगली सुबह ओका उन सभी को बताती है कि उसने उन दोनों से पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं तो उन दोनों ने कहा कि वो एक डेट है। जिसे सुनकर रिहो और शिराकी को भी शौक हो जाती हैं, लेकिन आमी उदास बैठी होती है क्योंकि उसे सच का पता होता है। इसके बाद किसी रेस्टोरेंट में हम देखते हैं कि हियातो असल में अकाने से कॉफी के बारे में वो सारी चीजें पूछता है जो कि अकाने ने साचिको से सीखी थी, जिसे देखकर अकाने भी चिड़ी बैठी होती है। फिर हियातो उसे बताता है कि घर पे सभी लोगों के होने की वजह से डिस्कशन करनी बहुत ही मुश्किल हो जाती और वो उसके जाने से पहले सारी चीजें जानना चाहता है ताकि बिजनेस को कोई नुकसान ना हो। फिर वो सारी बातें लिखने के बाद पूछता है और क्या दादी ने कुछ और भी कहा था? जिसे सुनकर वो साचिको की बात याद करती है कि भले ही तुम कितनी भी अच्छी कॉफी क्यों ना बना लो पर अगर वो पीने वाले के दिल को ना छू पाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो हियातो से कहती है और कुछ नहीं है। तो हियातो उसे घर चलने को बोलता है। इधर वो तीनों ये डिस्कस कर रही होते हैं कि वो दोनों कहाँ गए होंगे और इस बारिश भरे मौसम में क्या क्या कर रहे होंगे। तभी आमी कहती है कि मैंने कल अकाने और हियातो की बातें सुनी थी। इधर वो दोनों कैफे के डोर से अंदर आते हैं क्योंकि हियातो को उस रेस्टोरेंट की कॉफी पसंद नहीं आई होती। तो वो अकाने को उसके लिए कॉफी बनाने को कहता है। जिसके बाद अकाने कॉफी बनाते हुए कहती है शायद ये आखिरी बार होगा जब मैं तुम्हें कॉफी बनाकर पिलाऊंगी और मैं भले ही यहाँ एक साल ही रही हूँ लेकिन यहाँ बहुत मजा आया। यहाँ पर रह के मैंने बहुत ही अच्छी यादें बनाई हैं पर मैंने जो अपने बैंड के दोस्तों के साथ किया मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने उन्हें एकदम से ही कह दिया कि मैं जा रही हूँ। तो हियातो कहता है ये सच में शर्म की बात है क्योंकि तुम्हारे लिखे हुए सॉन्ग सच में अच्छे होते थे। फिर कुछ वक्त शांत रहने के बाद अकाने पूछती है हे वैसे तुम मुझसे ये क्यों नहीं पूछ रहे कि आखिर मैं जा क्यों रही हूँ? तो हियातो कहता है अगर तुम्हें नहीं बताना तो मैं पूछूंगा भी नहीं और अगर तुमने मन बना ही लिया है तो मैं रोकूंगा भी नहीं क्योंकि मैं लोगों की इच्छाओं की रिस्पेक्ट करता हूँ और भले ही वो फैमिली ही क्यों ना हो। जिसे सुनकर वो मुस्कुरा कर कहती है तुम वैसे के वैसे ही हो। फिर वो उसके पास कॉफी लाते हुए बताती है कि वो एक मशहूर खानदान से है जो कि पिछले 200 सालों से ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है पर मेरे डैड छोटी उम्र में ही मर गए थे तो अब मैं ही उस बिजनेस को संभाल सकती हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे बिजनेस ज्वाइन करने का और शादी करके एक वारिस देने का ऑर्डर दिया है और उन्होंने पहले ही ये डिसाइड भी कर लिया है कि मेरी शादी किससे होगी। फिर मैंने उनसे कहा कि कम से कम एक साल के लिए मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीने दीजिए और फिर मैंने बैंड शुरू किया और साथ में कैफे में भी काम किया। पर फिर एक दिन मेरी मॉम का कॉल आता है और वो कहती है बस बहुत हो गया अब घर वापस आ जाओ और वैसे भी मैंने अपनी मर्जी की चीजें बहुत कर ली हैं तो अब कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए मैं पैदा हुई हूँ। फिर हियातो कहता है मुझे बात का तो पता चल गया है लेकिन ऐसी बातें मत बोलो कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है और मुझे झूठ से सख्त नफरत है। जिसे सुनकर अकाने पूछती है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? फिर हियातो कहता है इस कॉफी का टेस्ट बहुत ही ज्यादा बेकार है और तभी आमी दरवाजा खोल कर आती है और कहती है नहीं प्लीज अकाने मत जाओ और उन्हें देखकर हियातो कहता है तुम लोग फिर से चोरी छुप के बातें सुन रही थी। फिर वो लोग उसके पास आती हैं और शिराकी को कहते हैं कि हम अभी अभी तो दोस्त बनना शुरू हुए थे। फिर ओका कहती है मुझे तो तुम्हारा एक भी कॉन्सर्ट देखने का मौका तक नहीं मिला तो प्लीज मत जाओ। फिर रिहो कहती है मुझे चिंता है कि तुम्हारे जाने के बाद सिर्फ अकेला हियातो ही कॉफी बनाने के लिए बच जाएगा। फिर आमी रोती हुई कहती है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जिसके बाद हियातो कहता है तो अगर अभी तुम्हारा वही फैसला है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा। फिर अकाने कहती है मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ, मैं वापस घर नहीं जाना चाहती, मैं तुम लोगों के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, मैं अपने बैंड के साथ भी रहना चाहती हूँ, इसके अलावा मैं और अच्छी कॉफी बनाना सीखना चाहती हूँ। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जिसमें वो साचिको से कहती है पर मेरी मॉम इसके लिए कभी इजाजत नहीं देंगी, मैं भले ही कुछ भी कर लूं लेकिन वो मुझे वापस घसीट ही लेंगी। तो साचिको उसके हाथ को पकड़कर कहती है सब ठीक हो जाएगा, जब वो वक्त आएगा तो मैं जरूर कुछ ना कुछ कर ही लूंगी, तो तुम्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से ही जीनी चाहिए। फिर प्रेजेंट टाइम में उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहती है तो प्लीज कुछ करो हियातो। तो हियातो कहता है ठीक है मैं करता हूँ। इसके बाद अगले दिन अकाने की मॉम कैफे में आती है
है और वो हयातो से पूछती है तो तुम किस बारे में बात करना चाहते थे और प्लीज जरा जल्दी बताना। तो हयातो कहता है एक बात है जो अकाने आपसे कहना चाहती है। जिसे सुनकर अकाने भी शौक हुई, कहती है क्या मुझे वो कहना पड़ेगा। और ये सुनकर उसकी मॉम पूछती है क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। जिसे सुनकर वो घबराकर हयातो की ओर देखती है जो कि अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो अकाने नीचे देखती हुई कहती है मैंने कहा था कि मैं 1 साल के बाद कंपनी ज्वाइन करूंगी, पर अभी भी कुछ चीजें हैं जो कि मैं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जरा सा और इंतजार कीजिए। फिर उसकी मॉम पूछती है क्या तुम अपनी म्यूजिकल एक्टिविटीज की बात कर रही हो। तो अकाने कहती है जी, और अपनी जॉब की भी। फिर उसकी मॉम कहते तो फिर बातचीत करने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम ये सारी बकवास बंद करोगी और घर वापस आओगी। जिसे सुनकर अकाने को भी शौक लगता है। फिर उसकी मॉम कहती है और आखिर तुमने ये क्या पहन रखा है, और ऊपर से तुम्हारे बालों का ये कलर कितना घटिया लग रहा है। सच में होजी फैमिली की वारिस का कितना शर्मनाक लुक है। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे ये साफ पता चल रहा है कि तुमने ये पिछला साल किस तरह से बर्बाद किया है। फिर अकाने पास्ट को याद करती है जिसमें उसकी मॉम उससे जबरदस्ती वो चीजें करवा रही होती है जो कि वो कभी करना नहीं चाहती थी। और तभी प्रेजेंट टाइम में हयातो कहता है हे क्या इतना काफी नहीं है, तुम आखिर उन्हें जवाब क्यों नहीं दे रही। मुझे तो लगा था कि तुम घर वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन चीजें जिस तरह से जा रही हैं उस हिसाब से तो तुम्हें पक्का वापस जाना ही पड़ेगा। और क्या तुम्हें यही चाहिए। तो अकाने कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। फिर हयातो कहता है तो चुप क्यों हो, क्या हिम्मत नहीं है। तो अकाने कहती है मैंने उनसे कहा था। तो हयातो कहता है तुमने बस कहा है पर उन्हें समझाया नहीं। और वो क्या था कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जरा सा और इंतजार करेंगी। तुम ये सही से नहीं बता रही कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या। तुम्हारी मॉम तुम्हें घर चलने को बोल रही है क्योंकि तुम्हारे ये बेवकूफों वाले बर्ताव को देखकर उन्हें फिक्र हो रही है। जिसे सुनकर वो गुस्से में उठकर कहती है कि आखिर वो कुछ क्यों नहीं बोलता। तो हयातो गुस्से में कहता है बकवास बंद करो, आखिर हम किसकी जिंदगी की बात कर रहे हैं। जिसे सुनकर अकाने भी चौंक सी जाती है। फिर हयातो आगे कहता है मैं आखिर उस इंसान की मदद क्यों करूं जो कि अपनी खुद की मॉम की आंखों में देखकर नहीं बोल सकती। अगर तुम्हारे अंदर सिर्फ इतना ही जोश है तो तुम्हें सब छोड़ ही देना चाहिए, घर जाओ और बिजनेस संभालो या शादी वगैरह करो। जिसे सुनकर अकाने को भी होश आता है और वो कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही हो, मुझे माफ करना मॉम, मैंने आपको चाय तक नहीं पूछी, आपको कॉफी भी पसंद है ना। तो वो कहती है हाँ है तो, और तुम ये मत कहना कि अब तुम उसे बनाने वाली हो। तो अकाने कहती है हाँ बिल्कुल, और प्लीज कुछ मिनट से इंतजार कीजिए। जिसे सुनकर हयातो भी मुस्कुराता है। इधर आमी आकर उन तीनों को बताती है कि हयातो ने अकाने को बोल दिया है कि वो घर को छोड़ दे। जिसे सुनकर वो चारों खुद वहाँ जाकर उसकी मॉम के साथ झगड़ने का फैसला लेती हैं। इधर हयातो अकाने की मॉम से कहता है कॉफी का आधा फ्लेवर बीन्स की क्वालिटी से आता है और आधा ब्रिस्टा टेक्निक यानी कि कॉफी को अच्छे से ब्लेंड करने की टेक्निक से आता है। जिसे सुनकर उसकी मॉम कहती है आखिर जो लड़की एक चाय का कप भी नहीं बना सकती थी वो इतनी स्किल्ड कैसे हो गई। इधर अकाने कॉफी बनाते हुए साचिको की बातों को याद करती है जो कि उसे कॉफी सिखाते हुए कहती थी हाँ वैसे ही तुम काफी अच्छी हो गई हो, बिल्कुल सही, ऐसे ही ध्यान से और धीरे से करो। इन बीन्स को ब्लूम होने के लिए 40 सेकंड्स लगते हैं, अगर उससे ज्यादा करोगी तो इसका टेस्ट कड़वा और बेकार हो जाएगा। और हाँ ध्यान से गर्म पानी को फिल्टर के ऊपर सीधा मत डाल देना। इधर हयातो वही सेम चीज उसकी मॉम को बताते हुए आगे कहता है धीरे धीरे गोल गोल पैटर्न में डालो, मैंने ये सब उसी से सीखा है। जिसे सुनकर वो भी हैरान हुई अकाने की ओर देखती है। फिर हयातो आगे कहता है अकाने होजी एक ऐसी वेट्रेस है जो कि इस कैफे में सबसे अच्छी कॉफी बनाती है, यहाँ तक कि खुद ओनर से भी अच्छी। इसके कुछ वक्त के बाद अकाने कहते इंतजार करने का शुक्रिया, ये मेरे पिछले 1 साल का रिजल्ट है और प्लीज एंजॉय कीजिए। फिर वो कॉफी को उठाने लगती है और तभी हयातो कहता है क्या मैं एक चीज कह सकता हूँ, भले ही कोई भी कॉफी बनाने में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर अगर वो कॉफी पीने वाले के दिल को ना छू पाई तो उसका कोई मतलब नहीं है। जिसे सुनकर अकाने को भी शौक सा लगता है। फिर हयातो आगे कहता है और क्या सिर्फ इस एक बार के लिए आप फ्लेवर पर फोकस कर सकती हैं। तो वो कहती है हाँ जरूर। फिर वो एक सिप लेती है और आगे कहती है जब मैं जवान थी तब मैंने एक डिप्लोमेट की तरह पूरी दुनिया घूमी, क्योंकि मैं होजी फैमिली की इकलौती बच्ची थी, इसलिए मुझे हमेशा कहा जाता था कि मुझे एक दिन बिजनेस को संभालना है। और दूसरी तरफ मुझे काम कर कर मजा आ रहा था। पर अकाने तुम मेरी तरह नहीं हो, तुमने अपनी जिंदगी का हर एक दिन बेकार चीजों के ऊपर खराब किया है और कभी सही काम नहीं किया। ये सच में बहुत ही बुरी और शर्मनाक बात है। अगर तुम इसी तरह से अपनी जिंदगी जीना चाहती हो तो इससे बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हें जबरदस्ती हमारे फैमिली बिजनेस में शामिल कर लूं। और मैं यही सोचती थी। जिसे सुनकर अकाने भी चौंक सी जाती है। फिर उसकी मॉम एक और सिप लेकर कहती है हाँ ये कॉफी सच में कमाल की है और मुझे बस इतना ही जानना था। अकाने अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहती हो वैसे ही जियो। और ये सुनकर अकाने उसे शुक्रिया बोलती है। फिर उसकी मॉम कहती है और हाँ मुझे अभी तक कैफे के ओनर का नाम नहीं पता चला। तो हयातो कहता है ओ उसके लिए माफ करना, मैं हयातो कासुकाबे हूँ।
हूँ। जिसे सुनकर वो कहती है अच्छा ये दुनिया सच में बहुत छोटी है। और हियातो पूछता है क्या, लेकिन तभी वो चारों वहाँ पर आती हैं और आकर अकाने की मॉम को उसे ले जाने से रोकने लगती हैं। तभी हियातो उठकर कहता है क्या तुम लोग इंतजार नहीं, और तभी आमी उसे पकड़कर नीचे पटक देती है। जिसके बाद वो सभी फिर से अकाने की मॉम से उसे अपने साथ ना ले जाने को कहने लगती हैं और ये सुनकर उसकी मॉम भी मुस्कुराती है। फिर अकाने कहती है सब ठीक है, हमने बातचीत खत्म कर ली है और हियातो की बदौलत मैं यहाँ पर फिर से रह सकती हूँ। जिसे सुनकर वो सभी खुश होकर हियातो की तारीफ करने लगती हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि वो सभी हियातो के ऊपर खड़ी होती हैं। इसके बाद बाहर अकाने की मॉम उससे कहती है मैं तुम्हारी अरेंज मैरिज का ऑफर ठुकरा दूंगी। तो अकाने कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद अपने जीवन साथी को ढूंढ लूंगी। तो उसकी मॉम कहती है ओ हियातो एक बहुत ही अच्छा और मेहनती लड़का है, मुझे यकीन है कि इतने सारे राइवल्स की वजह से ये मुश्किल होगा, पर एक खोजी फैमिली की औरत होने की वजह से तुम्हें जीतना ही होगा। और ये सुनकर अकाने भी शर्मा जाती है और कहती है नहीं वैसा कुछ भी नहीं है। फिर उसकी मॉम कहती है तुम सच में खुली किताब की तरह ही हो जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। और ये सुनकर वो और भी शर्मा जाती है। इसके बाद शाम में हम हियातो को बीच के किनारे बैठा देखते हैं और अकाने उसके पास आकर कहती है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, चलो डिनर रेडी है। तो हियातो कहता है ठीक है चलते हैं। फिर अकाने कहती है और आज वहाँ होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा मुझ पर एहसान रहा। तो हियातो पूछता है किस लिए। फिर अकाने कहती है अगर तुम मुझ पर ना चिल्लाते तो मेरे अंदर मेरी मॉम को मना करने की हिम्मत कभी भी नहीं आ पाती। तो हियातो कहता है नहीं असल में मैं खुद को काबू में रख कर तुम पर कम चिल्लाया क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी मॉम थी, पर फिर भी मुझे खुशी है कि ये काम कर गया। अब मैं कुछ और वक्त तक तुम्हारी कॉफी को पी पाऊंगा। तुम्हारा एटीट्यूड और एक्सप्रेशन बहुत ही बेकार है लेकिन तुम्हारी कॉफी सबसे अच्छी होती है। तो अकाने पूछती है क्या सच में, तुम सच में बहुत प्यारे हो हियातो। फिर वो उसे हक कर कर कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जिंदगी भर कॉफी पिलाऊंगी। और ये सुनकर हियातो भी शर्मा जाता है और फिर एकदम से पीछे होकर कहता है अपने बॉस के साथ मजाक मत करो, चलो डिनर के लिए चलते हैं। और उसे ऐसे देखकर अकाने भी मुस्कुराती है। इसके कुछ दिनों के बाद हियातो उन सभी को जून की सैलरी दे देता है जिसे देखकर वो सभी बहुत खुश हो जाती हैं और ये डिस्कस करने लगती हैं कि वो उन्हें कैसे खर्च करेंगी। और उन्हें देखकर हियातो कहता है यार स्टूडेंट लाइफ बहुत बढ़िया होती है, अगर मुझे इस कैफे को संभालना ना पड़ता तो इस वक्त मैं अपनी कैंपस लाइफ एंजॉय कर रहा होता। तो रिहो उससे पूछती है क्या एंजॉयमेंट से तुम्हारा मतलब है कि तुम वहाँ पर एक गर्लफ्रेंड बनाते, लेकिन उसके लिए तुम्हें कॉलेज जाने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारे पास यहीं पर गर्लफ्रेंड के लिए 5 कैंडिडेट्स हैं। जिससे सुनकर सभी को शौक लगता है। फिर हियातो कहता है आखिर मैं तुम में से किसी को क्यों चुनूंगा। तभी अकाने उसके लिए कोल्ड कॉफी लेकर आती है और हियातो पूछता है ये क्यों लेकर आई हो। जिसे सुनकर अकाने कहती है क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे हाथ की बनी कॉफी अपनी पूरी जिंदगी पीना चाहते हो। जिसे सुनकर सभी को फिर से शौक लगता है। फिर हियातो उससे कहता है कि मैंने बस कहा था कि तुम कॉफी अच्छी बनाती हो और मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर मत बोलो। तो अकाने कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही है और उसने सभी के लिए ही कॉफी बनाई है। और ये सुनकर सभी अजीब सा चेहरा कर लेती हैं। और रिहो कहती है तुम्हें ऐसे जोक्स मारने बंद करने होंगे। फिर शिराकी को पूछती है वैसे हियातो तुम क्या बताने वाले थे। फिर हियातो कहता है अब सभी मेरी बात ध्यान से सुनो, इस गर्मी के मौसम में मैं एक बीच हट खोलना चाहता हूँ। तो इस साल ओबान फेस्टिवल के बिना कोई भी समर ब्रेक नहीं होगा। जिसे सुनकर सभी को शौक लगता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि काने अपनी बैंड की साथियों से माफी मांगती है। तो एक कहती है नहीं, तुम्हें सीरियसली नहीं लेने के लिए हमें माफी मांगनी चाहिए। फिर वो दोनों कहती है हम लोग बैंड का नाम मुशी मुस्टैच गर्ल्स रख सकते हैं। जिसे सुनकर काने कहती है मुझे उसके बारे में इतनी परवाह है भी नहीं। तो वो दोनों कहती है कोई बात नहीं, हम यही रखेंगे, आज से हम हैं मुशी मुस्टैच गर्ल्स। इधर रिहो हियातो से कहते हैं कि हमें यूनियन से आसानी से परमिशन तो मिल गई, लेकिन बीच हट को बनाने के लिए बहुत खर्चा आएगा। जिसे सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है मैंने पूरे 4 महीनों की कमाई इसमें डाल दी है। जिसे सुनकर सभी को शौक लगता है। फिर हियातो कहता है हम इस बाजी में अपना सब कुछ लगा रहे हैं। तो रिहो कहती है अगर ऐसी ही बात है तो हमें प्रमोशन शुरू कर देनी चाहिए। एक अच्छा सा समर मेन्यू, लड़कियों के लिए क्यूट यूनिफॉर्म्स और कैफे ओनर के द्वारा बनाई एक अच्छी ऑर्थोडॉक्स कॉफी। तभी शिराकी को कहती है कि वो समर मेन्यू में वाटरमेलन पैरफिट जोड़ने का सोच रही है। तो हियातो और रिहो दोनों ही उसके लिए मंजूरी दे देते हैं। फिर रिहो कहते हैं तो हमें अपने वेब पेज को भी चेंज करना पड़ेगा। तो हियातो कहता है मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ। तभी आमी कहती है कैप्टन हम अपनी बीच हट का नाम क्या रखने वाले हैं। तो हियातो अपने वॉर जर्नल वाले मोड में आकर कहता है फैमिलिया टाइप 0 काए। जिसे सुनकर आमी एक्साइटेड हो जाती है और कॉफी को रिहो के ऊपर गिरा देती है, जिससे रिहो उन दोनों को डांटती है। फिर शिराकी को कहती है मैं जाकर इसे साफ करने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। तभी दरवाजा खुलता है जिससे हियातो भी शौक सा हो जाता है और ओका पूछती है हियातो ये आउटफिट कैसा है। और हम उसे एक बहुत ही हॉट आउटफिट में देखते हैं, जिसे देखकर हियातो शर्माया हुआ कहता है अब तुम्हें क्या हुआ। तो ओका कहती है ये हमारी बीच कॉस्ट्यूम है, मैंने ये किसी और खास
मौके के लिए बनाई थी, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो या तो कहता है ठीक है मैं समझ गया, अब कुछ कपड़े पहन लो। और ये सुनकर ओका कहती है अरे तो क्या जब तुम्हें कोई लड़की अपनी बॉडी ज्यादा दिखाती है तो तुम उसे सहन नहीं कर सकते, पर क्योंकि ये एक स्विमिंग सूट है तो मुझे इतनी शर्म नहीं आ रही। तो या तो उसे रुकने को बोलता है। फिर शिरेकिको कहती है लेकिन मुझे शर्म आएगी तो शायद मैं एक टी शर्ट ही पहन लूंगी, सही है ना रिहो। लेकिन तभी रिहो भी मुंह फुलाकर वहाँ से भाग जाती है। और फिर कुछ वक्त के बाद वो खुद एक स्विमिंग सूट पहनकर आकर पूछती है तो क्या तुम्हारा मतलब इससे था, ये सही काम करेगा ना ओका। जिसे देखकर हियातो और भी शर्मा जाता है। फिर रिहो हियातो के पास आकर पूछती है तो तुम्हारा क्या ख्याल है हियातो, ये अच्छा लग रहा है ना, और आखिर तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो। तो हियातो कहता है बस भी करो। फिर शिरेकिको कहती है चलो इस बार सीरियस होते हैं। और आमी कहती है मुझे भूख लगी है। इसके बाद हम अकाने को घर वापस आते हुए देखते हैं और वो इस बात से खुश होती है कि उसके बहन का नाम अब हियातो की पसंद का हो गया है। इधर शिरेकिको कहती है मुझे लगता है कि ये भी काम करेगा, और हियातो कहता है छोड़ो मुझे, और आखिर तुम्हें डिसइंफेक्टिंग वाइप्स का कैसे नशा हो सकता है। और उन्हें देखकर आमी ओका को कहती है प्लीज इन्हें रोको, लेकिन आमी की भी बैटरी डाउन हो चुकी होती है। फिर रिहो पूछती है वैसे तुम्हारा मेरे स्विमिंग सूट के बारे में क्या ख्याल है। तभी वहाँ पर अकाने आती है और हियातो कहता है परफेक्ट टाइमिंग, प्लीज इन लोगों का कुछ तो करो। फिर अकाने कहती है तुम्हारे सजेशन के मुताबिक हमने अपने बैंड का नाम मुशी मुस्टैच गर्ल्स रख लिया है। जिसे सुनकर वो चौंक कर कहता है क्या सच में। फिर अकाने कहती है बाद में मिलती हूँ। और फिर हियातो कहता है पहले मेरी मदद करो। इसके बाद हम शाम में शिरेकिको को सोते हुए देखते हैं और ओका कहती है अब समझ में आया, जब उसने कहा था कि मेरे दोस्त अपने बैंड का नाम बदलने का सोच रहे हैं तो मतलब वो अपने बैंड की बात कर रही थी। इधर रिहो कहती है कि ऐसा हो सकता है कि वो सच में हियातो से। इधर हियातो कहता है तो अब सभी की शिफ्ट्स के बारे में क्या किया जाए, एक बीच हट पर काम करना इतना भी आसान नहीं होगा, मुझे ये पक्का करना होगा कि सभी को बराबर का ट्रीटमेंट मिले। फिर वो शौक होकर कहता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था कि आज के डिनर का इंचार्ज मैं हूँ। इसके बाद अगले दिन शिरेकिको कहती है बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है। ये वाटरमेलन पैरफिट हमारे बीच हट के मेन्यू की नई आइटम है जिसे मैंने 2 वाटरमेलन का इस्तेमाल कर बनाया है। फिर रिहो कहते हैं यही हमारी मेन अट्रैक्शन रहेगी। फिर हियातो उसकी पिक्चर लेने लगता है, लेकिन फिर वो देखता है कि उसका एंगल सही नहीं आया होता और साथ में ओका भी उसे खाने के लिए बेताब हुई पड़ी होती है। फिर हियातो को एक परफेक्ट एंगल मिलता है, लेकिन तभी उस पिक्चर के बीच में आमी आ जाती है, जिसके बाद हियातो आमी को पीटना शुरू कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि ओका उस पैरफिट को खाना शुरू कर देती है, जिसे देखकर हियातो उस पर गुस्सा करता है क्योंकि पिक्चर अच्छी नहीं आई होती। और फिर वो शिरेकिको से एक और बनाने को कहता है, लेकिन शिरेकिको कहती है कि उसके पास वाटरमेलन्स खत्म हो गए हैं। तभी रिहो को एक और आइडिया आता है। फिर हम उन सभी को यूनिफॉर्म्स में बीच पर देखते हैं और रिहो कहते हैं कि वो इस पिक्चर को कैफे के वेब पेज पर लगाएगी। फिर हियातो उनकी पिक्चर्स क्लिक करता है और उसके बाद आमी कहती है तो बारी है। फिर हियातो कहता है हाँ घर चलते हैं, लेकिन तभी आमी समुद्र की ओर भाग जाती है और उसे ऐसे समुद्र में देखकर रिहो कहती है मुझे लगता है कि हमें भी चलना चाहिए। जिसके बाद वो सभी वहाँ पर जाकर मजे करने लगती हैं और उन्हें ऐसे देखकर हियातो भी उनकी एक अच्छी सी पिक्चर ले लेता है। और फिर हमें पता चलता है कि आमी की वो पैरफिट वाली पिक्चर वायरल हो चुकी होती है। इसके बाद बीच पर लोग आने शुरू हो जाते हैं और हियातो पहले दिन के लिए सभी की वहाँ पर शिफ्ट्स लगा देता है और फिर वो सभी कहती है आ जाइए, सी साइड कैफे फैमिलिया में आपका स्वागत है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स आए होते हैं। फिर हियातो कहता है पहले दिन ऐसी भीड़ को देखकर लगता है कि मैंने सही फैसला लिया। तभी आमी आकर पूछती है कैप्टन आखिर हमारी हट का नाम फैमिलिया टाइप 0 काय क्यों नहीं है। तो हियातो कहता है माफ करना पर नेवल जनरल स्टाफ ने इसका विरोध किया तो हमें उस नाम को छोड़ना पड़ा। तभी रिहो आकर कहती है बिल्कुल सही, क्योंकि ये कोई गेम नहीं है। तभी ओका आकर पूछती है कि ये नई वाली यूनिफॉर्म्स कैसी हैं, जिसे कि उसने शिरेकिको की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाया है, क्योंकि उसे अपनी इतनी ज्यादा बॉडी दिखाने में शर्म आती है। फिर वो शॉप वाली लेडी जिसका के नाम आचान होता है आकर कहती है तुम्हारी ओपनिंग को सेलिब्रेट करने के लिए मैं भी कुछ गेस्ट लेकर आई हूँ। और उसे देखकर ओका कहती है ये तो कमाल का स्विम सूट है। तो वो कहती है क्या सच में, जब मैं जवान थी तब सभी लड़कियां ऐसे ही स्विम सूट्स पहनती थीं। फिर वो दोनों भी उस पर सिंपिंग करने लगते हैं। तो आचान चिल्लाकर कहती है बकवास बंद करो और टेबल पर बैठकर कुछ ऑर्डर करो। तभी आमी उसके पास आकर कहती है वाओ आपके एप्स तो बहुत ही अच्छे हैं, क्या मैं इन्हें छू सकती हूँ। पर तभी रिहो आकर उसे रोक कर कहती है आमी काम पर ध्यान दो। इसके बाद कुछ कस्टमर्स ऑर्डर करते हैं और रिहो वो ऑर्डर शिरेकिको के पास लेकर आती है और कहती है कम से कम हमारा पहला दिन बहुत ही अच्छा जा रहा है। फिर शिरेकिको कहती है रिहो तुम एक ब्रेक ले सकती हो। तो रिहो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ और अगर तुम्हें ब्रेक लेना है तो तुम ले सकती हो। जिसके बाद वो ऑर्डर लेने चली जाती है। फिर हम लोग रिहो को बाहर देखते हैं और वो बाहर से डिशेस को लेकर जब अंदर आती है तो वो चौंक सी जाती है क्योंकि हियातो और अकाने आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसे देखकर वो चिढ़ जाती है और वहाँ पर आकर कहती है आखिर तुम दोनों ये क्या कर रहे हो।
हम लोग बिजी हैं तो ये बातें बंद करो और अकाने तुम जाओ जाकर टेबल्स को साफ करो। तो यातो कहता है उसके लिए माफ करना, मैंने जितना सोचा था हमें उससे ज्यादा आइस्ड कॉफी के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो मैं बस उससे पूछ रहा था कि हम उसे कैसे तेजी से सर्व कर सकते हैं। फिर अकाने कहती है नहीं मुझे माफ करना रिहो, ये वक्त बातें करने का नहीं है, मैं जाकर टेबल्स को साफ करती हूँ। फिर रिहो चिल्लाकर कहती है अगर तुम्हें ये पता है तो जाकर काम क्यों नहीं करती। और उसे देखकर हियातो कहता है आखिर तुम इतना इरिटेट क्यों हो रही हो, जाओ जाकर एक ब्रेक ले लो। तो रिहो कहती मैं बाद में ले लूंगी, पर तभी उसे एक शौक सा लगता है और फिर उसे एक चक्कर आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों ही घबरा जाते हैं। और हियातो पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो रिहो कहती है मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और तुम्हें जल्दी जल्दी काम करना चाहिए। फिर उसे चक्कर आने लगते हैं और वो कहती है हम बहुत बिजी हैं और तुम एक वेट्रेस के साथ बातें, जिसके साथ ही वो वहाँ पर गिर जाती है और उसे देखकर हियातो पूरी तरह से घबरा जाता है। इसके बाद रिहो अपने सपने में खुद के ही छोटे रूप में होती है और कोई इंसान उसे छोड़कर जा रहा होता है। फिर रिहो भागकर जाकर उसे पीछे से पकड़कर कहती है प्लीज मत जाइए, जिसके बाद वो होश में आती है और देखती है कि उसने हियातो को हक कर लिया होता है और हियातो उसे मॉर्निंग कहता है। फिर वो घबराकर पीछे हो जाती है और पूछती है आखिर में अपने रूम में कैसे आई। तो हियातो कहता है क्योंकि तुमने सबकी एडवाइस को इग्नोर कर दिया था, तुम्हारे बेहोश होने के बाद मुझे तुम्हें फर्स्ट एड स्टेशन ले जाना पड़ा और उन्होंने कहा कि ये मिल्ड ही स्ट्रोक था और उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम नजदीक ही रहते हो तो तुम्हें घर ले जाकर रेस्ट करवानी चाहिए। फिर रिहो कहती है ओ तो मैं बेहोश हो गई थी। तो हियातो कहता है बिल्कुल सही, उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हें उठते ही पानी पीना होगा और आखिर तुम इसे रोकते क्यों नहीं हो। तो रिहो कहती है तुम सही हो, मुझे माफ करना, एक पार्ट टाइमर जो पहले दिन ही बीच हट पर बेहोश हो जाए वो सरदर्दी ही बनती है। फिर हियातो उसके सर पर हाथ रखकर कहता है ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, इससे मुझे दुख होता है और तुम्हें पता है कि मैं भी थोड़ा सा परेशान हो गया था। जिसे सुनकर रिहो भी चौंक सी जाती है और पूछती है क्या तुम मेरे लिए परेशान हो गए थे। तो हियातो कहता है हाँ बिल्कुल। तो रिहो अच्छा कहती है और फिर मुस्कुराकर उसके हाथ को पकड़कर अपनी गाल के साथ लगाकर कहती है मुझे माफ कर दो, मैं आगे से और ध्यान रखूंगी। तो हियातो कहता है बहुत अच्छे, और अब जरा सा और आराम कर लो। फिर वो जाने लगता है। तो रिहो कहती है हे मुझे पहले एक बुरा सपना आया था, तो क्या तुम यहाँ पर कुछ और वक्त के लिए रुक सकते हो। तो हियातो मुस्कुरा कर कहता है हाँ बिल्कुल। फिर रिहो कहती है और मैंने अकाने को बहुत बुरा भला बोला था क्योंकि मैं बहुत ही इरिटेटेड थी, तो क्या तुम मेरी तरफ से उससे माफी मांग लोगे। तो हियातो कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें ये काम खुद ही करना होगा। और इसी के साथ इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन भी एंड हो जाती है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। इसके नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो 3 या 4 दिन के अंदर आ जाएगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।